मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 दोस्तों। और क्लास आज डिस्कशन करना था अपने को। यस सर। जो भी क्वेश्चन बैंक खोलो यार। सर पहले आपने थ्योरी नहीं करवानी थी थोड़ी सी, आखिरी वाला वो सैटेलाइट वगैरह। सर गॉस के क्वेश्चन भी आपने कहा था। क्या चीज? गॉस के क्वेश्चंस। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर डिस्कशन का टाइम नहीं बचेगा अपने पास यार। पहले जो डिस्कशन जो डाउट्स पूछा वो डाउट्स पूछ लो। ये क्योंकि विकी सर लास्ट क्लास है ना। व्हाटएवर यू वांट। सर आप ग्रेविटेशन का पूरा क्वेश्चन बैंक बोला था, कुछ पहले कुछ क्वेश्चन बोले थे। सर पहले कुछ क्वेश्चन ही बोले। पहले कुछ क्वेश्चन बोले थे क्या? ये पूरा क्वेश्चन बैंक ही बोला था। सर पहले कुछ क्वेश्चन ही बोले थे। सर पूरा तो हो भी नहीं पाया मेरा तो। कितने क्वेश्चन बोले थे पहले? सर आपने एटलीस्ट 30। यस सर। यस सर। तो पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लो ना यार। यस सर डिस्कस कर। पहले 30 क्वेश्चन एटलीस्ट पहले डिस्कस कर लो ना यार। सर एक यस बार सर। आप क्वेश्चन नंबर बता दोगे कहाँ तक करने को कहा था? पहले 30 क्वेश्चन बोल रहे हैं, 30 बोले होंगे या 30 क्वेश्चन? उतना तो कर लिए थे। चलो क्वेश्चन बैंक खोलो यार। कुछ डाउट पूछो। सर मेरा ना 5th का आंसर नहीं मैच कर रहा था। आप किसी से पूछ लोगे कि उसका कर रहा था तो मैं दोबारा ट्राई कर लूंगा। कर सर रहा मेरा है। डाउट है। यस सर मैं कर लूंगा सर दोबारा।
सर फोर्थ बता दो। ठीक, आपने क्या किया फोर्थ क्वेश्चन में? योर अप्रोच। सर मतलब मुझे अप्रोच इसमें समझ नहीं आई, क्या करना चाहिए था। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया होता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, उनको आपने इन्फिनिटी से रिलीज किया, और जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। क्या करते हैं आप? मतलब आपने मान लो पूरा इलेक्ट्रॉन सॉल्व कर ही लिया है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से रिलीज किया एंड द सेपरेशन बिकम्स d, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। क्या करते हैं? शेयर योर आइडिया। क्या करते हैं? मतलब जो भी करते हैं जैसे दिमाग में आता है। ग्रेविटेशन में से क्वेश्चन, मतलब पिछले चैप्टर में से क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें एक चार्ज फिक्स्ड है, एक चार्ज उसके पास आ रहा है ना, मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन किया होगा। या फिर उसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन था जिसमें दो चार्ज रखे हुए हैं, क्लास नोट्स पढ़े होंगे, इसमें क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, यस सर। एक चार्ज रखा हुआ, दूसरा चार्ज उसके पास आ रहा है, तो व्हेन सेपरेशन बिकम्स मिनिमम, फाइंड मिनिमम सेपरेशन, वेलोसिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या कर रहे थे बार बार? सर एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। लगा देते, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 है। एक तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 और इनिशियल दोनों की एनर्जी क्या थी? 0। मतलब कुछ एनर्जी नहीं थी इनिशियली। और अब एनर्जी क्या हो जाएगी? एक इसके बाद कितना हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 का स्क्वायर। फिर दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल एनर्जी। कितनी इक्वेशन हो गई? दो इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? दो ही है सर। क्या v1 v2 आ जाएगा इससे? यस सर। और नाउ बताओ, यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक जा रहा v1 से इधर, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ काइनेमेटिक्स। if I say what is the relative velocity of approach? क्या होगी? सर v1 v2 v1 प्लस v2। plus v2. This will be the velocity of approach. अप्रोच। आ गया आंसर? देखोगे तो मैंने तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, आपने खुद दिया है, और वो भी अंडर प्रेशर पूरी क्लास के सामने। राइट, सही है, यही करना था क्या? यस सर। यस सर। सर मेरे को ना एक और अप्रोच जिसमें लग रही थी सर, अगर हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है gm1 m2 upon x square,
एक पार्टिकल के लिए सर मास से डिवाइड करके एक्सीलरेशन निकाल दो उसको v dv by dx लिख के, तो सर dx और v के रिस्पेक्ट के वो करके इंटीग्रेट कर दें, उससे आ सकता है सर? उससे मेरे ख्याल से शॉर्ट हो जाएगा काफी। सर मैंने 1 लाइन सॉल्यूशन किया था, मैंने 2 मास सिस्टम से रिड्यूस मास से कर लिया था, सेम आंसर आ रहा था। ठीक है, काम कर जाएगा वो भी, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई थी डायरेक्ट। काम कर जाएगा। यस वो भी शॉर्ट। यस सर। और वो वाला एक्सीलरेशन को निकाल के। भाई जो तू बोल रहा है ना, ये वो एनर्जी तो होगी मेरे भाई। v dv by dx इक्वल क्या कर रहा है तू? फोर्स अपॉन मास कर रहा है ना यार। यस सर। जाएगा तो f into dx क्या है? d इधर चला गया, ये क्या है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? वर्क बनेगा। यस और यस क्या सर। एनर्जी तो होती है यार। यस सर। अप टू 10 तक कोई डाउट? सर सर मेरे को ना एक उसमें डाउट था थ्योरी में। सर हमने ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वो पढ़े थे इफेक्ट्स, मतलब वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें डेप्थ का और ग्रेविटेशन का एक रिलेशन आता है। उसमें सर 2 टाइप के होते हैं, तो कब कौन सा यूज करना होता है ये नहीं समझ एक ही टाइप का आता है डेप्थ में, तो यार हाइट में 2 टाइप के आते हैं। सॉरी यस सर, हाइट में आते हैं। यस हाइट में आते हैं। वेरी लॉजिकल। यहाँ निकालना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली है क्या? इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। यस भाई जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होती है? वहां कितना फोर्स लगा पर यूनिट मास, व्हिच इज एक्चुअली क्या है? आल्सो इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ही होगी ना ग्रेविटी। यस तो अगर आप किसी भी हाइट h पर हो और आप किसी भी स्फीयर के आउटसाइड हो, तो फील्ड कितनी आएगी? जीएम अपॉन k by r स्क्वायर, है ना? k की जगह g, q की जगह m, और नीचे डिस्टेंस क्या होगी? आर खत्म हो गया ये क्या है? एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो गया। ये भी ठीक लिखा है मैंने। और gm by कैपिटल R स्क्वायर क्या होता है? वैल्यू होता है सफिक्स, राइट? This is also एग्जैक्ट। r की वैल्यू रेडियस से बहुत छोटी हो। देखो ये लिखा आपने, ये भी एग्जैक्ट है, राइट? यस सर। अब Why हम not? दूसरा वाला कब लगेगा? एच वेरी स्मॉल है ना। ठीक है। सर अगर मैं एच के बारे में कुछ दिया ही ना हो कि मतलब जैसे बस या तो ऐसे दिया होगा यार कि कितनी हाइट पे जाके ग्रेविटी 1% से चेंज हो गई, 0.5% से चेंज हो गई, 2% से चेंज हो गई। तो इतना कम वेरिएशन कब होगा? जब आपकी हाइट कम होगी। बहुत छोटी। क्वेश्चन दे दिया जाए कि भैया कितने हाइट पे जाके आपकी ग्रेविटी हाफ हो गई, राइट? क्या लगाओगे तब?
ये वाला लगाओगे, एग्जैक्ट Exact वाला। कैलकुलेटर यूज करोगे। यस हाँ, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया कि ग्रेविटी बाय 9 हो गई, बाय 10 हो गई, तो लगाओ यार कि एग्जैक्ट लगाओ। और 1% से चेंज हुई, 2% चेंज हुई, 1% चेंज होने मतलब क्या है यार, बहुत कम वेरिएशन है ना। तो अगर वेरिएशन इज स्मॉल, नीचे वाला लगा सकते हो, और जो वेरिएशन ज्यादा है तो ऊपर वाला लगाओ। अगर वेरिएशन बहुत छोटा है ना, तब भी आप ये लगाओगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। मे भी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाए, बट ये तो हमेशा आपको क्या देगा, ये वाला ऊपर वाला एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच। एग्जैक्ट देगा। तो नीचे वाला तो क्या है, बस अभी कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। तो अगर आप ऊपर वाले से ही हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए अब टू सर 10। सर सर एक जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा है, वैसे ग्रेविटेशन में कुछ होता है क्या गॉस लॉ ग्रेविटेशन में? जैसे? हाँ जी सर। अच्छा, हम ग्रेविटेशनल फ्लक्स की बात करते नहीं, आप रिलेट करके बना सकते हो कि भैया ये आपके पास टोटल कितना, क्योंकि नेगेटिव मास नहीं होता ना आपके पास यार, हाँ जी सर। ये सब क्या एक ही टाइप का इंटरेक्शन है। ग्रेविटेशन में सिर्फ वो सिर्फ क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इनफ्लक्स के लिए डिफाइन करना तो डिफाइन कर दो। ओके सर। सर 8th डाउट है। Yes, sir. A. जब वो यहाँ पर था, मान लो ये मास कितना की बना, जब यहाँ पर था दोस्तों, दोनों के तब कितना, दोनों फोर तो 2m/3 के लिए भी आउटसाइड है, तो ये भी इसका सारा मास कहाँ मान सकते हो, सेंटर पे मान सकते हो। यस तो यहाँ तो इतना एक्सपीरियंस Yes, करेगा, GM/r² into m। जी हम अपन आर्ट्स का, सॉरी आउटसाइड पॉइंट है ना, तो जैसे ही वो इसके अंदर चला जाएगा, अंदर वाला लगाएगा सर m/3। अकेला m/3। शेल का इफेक्ट तो जीरो हो गया। सब ये पॉइंट मास लगाएगा ना बी फोर्स, यस जस्ट एंटर किया, इसका इफेक्ट जीरो। अब इसके लिए कितना आएगा, GM बाय, ये तो 3 आ रही है ना अभी भी, और ये मास कितना होगा, m/3। 3. चेंज क्या है, डिफरेंस ले लो, 2/3 हो गया। ज्यादा वेरी बेसिक क्वेश्चंस ना यार इसमें। सर ये वो नहीं पता चला था, मतलब किन 2 पॉइंट्स के अबाउट चेंज निकालना था। ओके तो आगे समझ। अगला नेक्स्ट अप टू 50, अप टू 15 कोई डाउट? नो No, sir. नो सर। अप टू 20, 16 था डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 16। यस सर।
ठीक। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको एक रोड से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, लाइट रोड है, ठीक है। इसका मास भी हमें सेंटर मास कहाँ है इसका एग्जैक्टली? R/2 R/2। अब वो पूछा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा हुआ है, बताओ शिवम बताओ। सर सेंटर ऑफ वो ग्रेविटी सेंटर में होएगा और वो वाला रॉड के सेंटर में R/2 डिस्टेंस। क्या बोला दोस्त तुमने, बताओ ना। सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ना, तुमने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे। कैसे? सर क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारा सेंटर पे रखा हुआ मास। कैसे, ये तो पूछ रहा हूँ। सर वो नहीं सर। सर सरफेस पे ही नहीं आना चाहिए, क्या? शायद सरफेस पे आएगा क्योंकि जहाँ पे नेट फोर्स लगती है मास की, वेट वाली फोर्स। सर कैलकुलेट नहीं करेंगे पहले? वो R डिस्टेंस पर ही आएगा। वो यस सर। मैंने सरफेस क्या क्वेश्चन बताओ तुमने यार, मतलब तुमने किया क्वेश्चन क्या सोच के किया? सर मैंने तो सिंपल ये सोच लिया था कि अर्थ के सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैसे? रॉड के सेंटर पे। सर वो नहीं, इतना नहीं सोचा था कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब मैं फटाफट में ये जूम कर लिया। देखो दोस्तों, बस फिर सबको सजेस्ट करता हूँ ना, दुनिया भर का कंटेंट करने का ना कभी भी फायदा नहीं होता है। rather नहीं कि स्टैंडर्ड ठीक कंटेंट करो, लेकिन उसको सही से अच्छे से कर लो। क्योंकि हम तूने पूरे साल ना यही किया है, मतलब ट्राई किया कि तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले, है ना, हर टाइप की चीजें कर ले यार। और when it comes to solving like standard problems, तो वहाँ इससे तूने 8th क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्या था, एक्सट्रीमली इजी। मतलब मैं ये पॉइंट कैसे बाय करूंगी सर, मुझे ये नहीं समझ आया कि मुझे किन दो पॉइंट्स के बीच में करना है। क्वेश्चन देखिए बहुत ऑब्वियस है यार, सबको समझ में आ रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है यार? सेंटर मास सेंटर आ गया, R/2 आ गया। यस सर। मान लो कोई भी बॉडी है, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। क्या देखो, मतलब देखो इस पॉइंट से बताना कि इस पॉइंट, मान लो ये आपने ओरिजिन डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो आपको बताना कि अलग अलग पॉइंट्स पे ग्रेविटी का कितना टॉर्क लग रहा है अपॉन टोटल वेट, m1g1 m1g1 है ना, R1
मतलब सपोज ये प्लेनर बॉडी है, तो जो वेट होगा वो क्या होगा इसके प्लेन के, मतलब बॉडी को अपने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, वैसे तो क्या होगा R1 क्रॉस ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, R1 क्रॉस m1g1 प्लस R2 क्रॉस M2 g2 प्लस R3 क्रॉस M3 G3 so on. राइट। तो m1 g1 R1 ऐसे x1 है, फिर x2 ऐसे अपॉन, वही का वही सारा वेट अगर मैं एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दूं, देखो इस ओरिजिन लिया, ओरिजिन के अबाउट छोटे छोटे पार्टिकल का जो ग्रेविटी है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इक्वलेंट टू वो वही सारा मास अगर मैं कितनी दूरी पे रखूं कि वो भी उसी पॉइंट के अबाउट उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करे, तो सारे की मैं इन्हें किसे रिप्लेस कर, एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया, इसका वेट कितना होगा m1g प्लस g1 प्लस g2 प्लस g3 एंड सो इक्वल्स टू r। ये पूरा जो वेट है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा r से, फिर r जा रहा है यहाँ पर, वेट कहाँ लग रहा है इनटू द प्लेन। यस सर। अगर मैं इसको, जबकि स्क्रीन है, स्क्रीन के प्लेन में मैं इस लेमिना को मान लूं तो वेट लग रहा है इनटू द प्लेन, और r क्या होगा इसी प्लेन में, तो वेट और r का जो क्रॉस होगा वो हमेशा क्या आएगा, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो ना यहाँ से, तो पहली टर्म बनेगी m1g1 r1 प्लस m2g2 r2 प्लस m3g3 r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये देगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो अगर इफ g is uniform, like body is placed in a uniform gravitational field, तो g1 g2 g3 सब बराबर हो गए, बाहर आ गया, यहाँ से जी बाहर कट गया, तो क्या क्या बचा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r एंड सो ऑन अपन टोटल मास, ये क्या होता है सेंटर ऑफ और ये चीज मैंने आपको लिखाई भी है, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। राइट Coincide. राइट। तो भैया इसलिए देखो m1 g1 r1 कितना हो गया 0, इस पर कितना लग रहा है g 0 लग रहा है ना, यस सर, यस सर। इस पे कितना लग रहा है इस वाले पे, mgr डिस्टेंस कितनी है उसको ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी इतनी हो गई R होगी। अपॉन m1 g1 कितना है 0, यस सर। यस सर, m1 g1 0 है, तो नीचे वाले टर्म में भी नहीं आएगा, ऊपर टर्म में, तो क्या बचेगा ऊपर m g r, नीचे भी बचेगा सिर्फ r बचा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो r डिस्टेंस पर आएगा। अच्छा यस सर। सेंटर मास r/2 पर आ गया, डिस्टेंस क्या है r/2, now say up to 20, up to 20 कोई डाउट? Okay, up to 25,
कोई डाउट नहीं? अप टू 25 पक्का? नो No, sir. अप टू 30? सर एक 28 में डाउट था। एक मास m है और एक मास 4m। रेशियो देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये बात तो ये अपने सेंट्रल मास के ओर घूमेगा, म्यूचुअल ग्रेविटेशन में घूम रहे हैं। ये जा रहा होगा इधर और ये जा रहा होगा इधर। जस्ट लाइक कि आपने एक लाइट रोड ली, दोनों के एंड पे 2 मासेस फिक्स कर दिए और आपने रोड को इस पॉइंट के अबाउट इंच करके आप क्या कर रहे हो? इसको रोटेट। रोटेट करा रहे हो। डबल स्टार सिस्टम, ये 2 मासेस अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर घूम रहे होते हैं, तो दे रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा। अभी बताओ, ये x है, ये कितना हो गया? 4x हो जाना चाहिए। यस यस सर। सेंटर मास की प्रॉपर्टी होती है m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। बस ऐसे सोचो ना कि एक रोड है, लाइट रोड है, जिसके दोनों एंड पे 2 मास फिक्स किए हैं और रोड में सेंटर मास की ओर घूम रही है, तो दोनों का ओमेगा तो क्या है? सेम है। तो हाफ इसका मास और इसकी वेलोसिटी कितनी है? ये हुआ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट वाला, और हाफ m, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? x ओमेगा स्क्वायर। ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, 1:4 आ गया। हो गया 30 क्वेश्चन डिस्कस, ठीक है? यस सर। शिवम, यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन करना। 20 सर 20 में एक तो स्फेरिकल शेल रखा हुआ है और एक बाहर है, तो सर अगर किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, जैसे अगर हम स्फेरिकल शेल के अंदर बैठ जाते हैं तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल m वाले के कारण आ जाएगी और सर पोटेंशियल भी स्मॉल m वाले के कारण आ जाएगा, जो बाहर पड़े नॉन जीरो आ जाएंगे दोनों। Can you write the field and potential inside the shell? Let's say ये आपके पास सर m है। Wait. Let's say कि this point is center. Find the field and potential at the center. gm अपॉन a प्लस r का होल स्क्वायर फील्ड आ जाएगा और पोटेंशियल आ जाएगा gm अपॉन a प्लस r। सर शेल की वजह से तो आएगा पोटेंशियल। शेल की वजह से तो जीरो होता है ना इनसाइड। पोटेंशियल नहीं होता सर। पोटेंशियल ही जीरो होगा सर, फील्ड जीरो होती है और वो उसके कारण भी आएगा gm बाय r। सॉरी ये सर हर क्वेश्चन गलत कर रहे हो दोस्त। आई डाउट की मतलब मे भी तुम्हारा ऑप्शन मैच किया होगा, बट अगर एक्सप्रेशन आ जाता तो गलत कर देते ना। ये सर वो सर थोड़ा जल्दी में कहते इसलिए ध्यान नहीं रहा। डजंट मैटर भाई, आईआईटी में जाके ये बोलोगे
मेल लिख के कि जल्दी जल्दी में किया था, इसलिए ध्यान नहीं दिया सर, आता था मेरे को। बताओ शिवम, ये क्वेश्चन है, 2 चार्ज दिए हैं Q और Q, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर? सर वो आ जाएगा KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल आ जाएगा KQ अपॉन R प्लस A प्लस KQ बाय R। Anybody else who wants to modify? ठीक है, कोई है आप में से जो मॉडिफाई करना चाहेगा एक्सप्रेशन को? सर EB क्या? सर अगर हम गॉस लॉ से देखें तो इनसाइड द फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Q इनक्लोज 0 हो जाएगा इनसाइड द। अच्छा, ये सब गलत कॉन्सेप्ट क्या मत डेवलप करो भाई। मैंने शेल में लिया, स्पेयर लिया, इसमें ले ली मैंने कैविटी। इसके अंदर कहीं भी बैठते हो फील्ड 0 आती है, यूनिफॉर्म आती है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आएगी ये सर। किसी को याद है वैल्यू? क्या सर? कितनी फील्ड आती है, किसी को वैल्यू याद है? रो A by R 3 by 3 है। epsilon naught 4/3 rho G। A, yes sir, यही। अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है इस कैविटी के अंदर? कैविटी में चार्ज इनक्लोज कितना है? 0। आपके हिसाब से तो फील्ड 0 नहीं चाहिए अंदर। गैस लॉ सर सिमेट्रिक चीजों के लिए अप्लाई होता है, इसलिए शायद। अप्लाई तो सारे सरफेस के लिए होता है। हमारी मैथमेटिकल लिमिटेशन है कि हमसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, कि हम फंक्शन नहीं लिख पा रहे हैं। इरेगुलर सरफेस के लिए हमें फील्ड का फंक्शन नहीं लिख पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। नेवर सेड कि गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। Okay, sir. इनफैक्ट अपने क्लास में इरेगुलर सरफेस के लिए प्रूव किया है कि जो टोटल फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। Yes, sir. by using solid angle। भाई मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, ऐसे जे नहीं निकलेगा अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। बस मतलब मशीन की तरह प्रॉब्लम बस सॉल्व करने के लिए बस जबरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं कि भाई आंसर मैच कर गया है, तो मतलब मैच क्या कर गया, नहीं होगा तो आंसर की देखोगे, आंसर की से अपने आप को कन्विंस कर लोगे, बोला हाँ 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 ये गलती हो गई होगी। सर वो इलेक्ट्रिक तो उसमें ही होएगी कंडक्टिंग वाले केस में, क्योंकि वो चार्ज उसके बाद हो। वापस बोलोगे एक बार? सर कंडक्टिंग वाले केस में ये जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो 0 होगी, क्योंकि वो चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाएंगे ना। परफेक्ट है। तो 0 है फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब ये रखोगे तो ये फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड की वजह से जो चार्जेस क्या करेंगे, अपने आप को फिर से, मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव है ये यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा और पीछे ज्यादा बढ़े। चला जाएगा। ज़्यादा बढ़ जाएगा। चार्ज अपने को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं करेगा? यस सर। अंदर हमेशा एक कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? इनफैक्ट 0। आपने को ये पूछे कि इस पॉइंट पर सब इस बाहर वाले क्यू की वजह से कितनी फील्ड है, तो दैट विल बी KQ R प्लस A का स्क्वायर। और जो ये जो सरफेस वाला बना है चार्ज, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको,
यस सर। करेगा सो दैट कि वो अंदर हर पॉइंट फील्ड 0 बनाए, तो सेंटर पे फील्ड इसकी कितनी आएगी, उतनी आएगी जितनी की इस वाले की आई है। ऑलराइट, पोटेंशियल में कोई पेन नहीं है। चार्ज अगर आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो भी गया तब भी सेंटर में पोटेंशियल कितना है, k/r। और ये और अंदर फील्ड 0 है तो हर जगह पोटेंशियल इतना ही रहेगा। यस यस सर। मास वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ भैया? मास में ना फील्डिंग इंडक्शन नहीं होता है, इंडक्शन चार्ज में होता है। भाई ऐसे हो सकते हो, ये चार्ज यार ऐसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इस पे, इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर कुछ क्या आएगा, कुछ नेगेटिव अपेयर होगा, और यहाँ पीछे की तरफ कुछ, और इनका सुपर पोजिशन करके देखे तो इसको ऐसे ट्रीट सकते हो कि पीछे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था वो बढ़ गया, आगे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो गया, बट ओवरऑल जो सम रहा वो क्या रहा, क्यों रहा। तो अब इसको इस तरह से देख सकते हो ना यार कि ये दो तरीके से हो सकते हो, या तो नेगेटिव चार्ज आ गया या फिर क्या रिपल्शन जैसे कुछ पॉजिटिव चार्ज पीछे चला गया, तो पीछे पॉजिटिव ज्यादा है और आगे पॉजिटिव कम है, या सिंपली कुछ नेगेटिव आ गया इसलिए आगे कुछ पॉजिटिव कम और पीछे पॉजिटिव ज्यादा है। ऑलराइट, पर मासेस में ऐसा इंडक्शन होता नहीं है, मास में आपकी शेल अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, देयर इज अ डिफरेंस। ग्रेविटी में वो शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए डन, ठीक है यहाँ तक। आगे लेके सैटेलाइट मोशन। मान लो प्लेनेट है, कभी सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है, राइट, the radius of r, what is the orbital velocity, 2 gm/r. कैसे निकाला, उसको Gravitational force, centripetal force per meter. okay, root gm by r. What is the time period of one time माना time period of rotation, 2 pi upon root gm by r by v. r to the power 3/2. Power 3/2. 2 pi r upon v naught. v0। तो याद है केप्लर्स लॉ कैपिलर थर्ड लॉ। थर्ड। All right, Kepler's third law. थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हालांकि ये नहीं बोलता है, ये तो देखो आपने सर्कुलर मोशन नहीं निकाला है। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, केप्लर्स के जो लॉज थे वो क्या थे, प्लैनेटरी मोशन के लिए वैलिड। प्लैनेटरी Yes, मोशन में क्या था, जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल तो एलिप्टिकल में ये r की वजह क्या आएगा, a A क्यूब, cube. एक मेजर एक्सिस का सेम क्यूब मेजर। हो जाए। अब since ये सर्कल है तो क्या है, a और r बराबर ही है, रेडियस और a है ना। अच्छा, if I talk about total energy, what is the expression for total energy, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से निकालेंगे सर। क्या है ये वैल्यू, माइनस जी माइनस जी M upon अपॉन 2r। 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 जैसे कि जो भी r कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ प्लैनेट। center. 2 pi upon root gm r to the power 3/2. Center. क्वेश्चन में क्या दे देंगे, एक सैटेलाइट है जो r, r कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ प्लैनेट। क्वेश्चन में क्या दे देंगे, एक सैटेलाइट है जो r, r कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, ऑब्वियसली
हाइट से उसको से कोई भी नंबर ले लो, शेयर हाइट पे शिफ्ट करना है, तो व्हाट इज द वर्क डन? बताओ, ये आप ही बताओ। फाइंड द वर्क डन टू शिफ्ट a satellite from height r to height 3r. सर जी डेल्टा वी कांस्टेंट रखी। कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3r। क्या रहा दोस्त? सर नहीं, एक मिनट सर डेल्टा वी कांस्टेंट ही मतलब 0 है डेल्टा डेल्टा वी मतलब धीरे धीरे ही शिफ्ट किया कि इम्पल्स देके। पता नहीं, जैसे भी शिफ्ट किया बस फाइनली वो आर ऑर्बिट में था। अगर आप तेजी से शिफ्ट करोगे कर दो, फाइनली आपको सेटअप तो उसको थियर हाइट पे करना है। ओ ओके ठीक है सर। तो जी एम एम बाय 4 8r. जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 8r। Yes, sir. Yes, sir, by 8. Yes, sir, by 8. 10r. एक्सटर्नल क्या होता है? चेंज इन टोटल एनर्जी। सैटेलाइट को धीरे धीरे शिफ्ट कैसे करोगे? सैटेलाइट के पास तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहेगी ना यार। ये क्या है? माइनस mm बाय आर कितना है? 4. बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम ध्यान देते हैं, हम 2r लिखते हुए हम आर, ये सिंपली आर लिख देते हैं। हाइट आर है, सेंटर से दूरी कितनी है? 4 डबल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी सैटेलाइट पे क्वेश्चन आएगा कि सैटेलाइट के ऑर्बिट को चेंज करना है, तो जो वर्क करना होगा वो क्या होता है? चेंज इन, वैसे तो हर केस में चेंज इन टोटल एनर्जी ही होता है। धीरे धीरे करोगे तो डेल्टा यू की टर्म ही आती है, डेल्टा के की टर्म नहीं आती है। बट सैटेलाइट में मोशन है भाई, ऑब्वियसली अगर वो पहले आप आर रेडियस में घूम रहे थे, किसी भी डिस्टेंस पे घूम रहे थे, तो आपके पास काइनेटिक भी थी और पोटेंशियल भी थी। अब नए ऑर्बिट में जाओगे तो आपके पास नई पोटेंशियल एंड नई काइनेटिक भी है। अगर आप नए ऑर्बिट में जाके उसको यार स्पीड नहीं दोगे तो घूमेगा कैसे? ये सर हाँ कोई भी सैटेलाइट अगर नए ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑब्वियसली नई काइनेटिक और नया पोटेंशियल होगा, नहीं होगा? तो जो आपने चेंज किया, ऐसे पोटेंशियल में चेंज किया, काइनेटिक में भी चेंज आया है। काइनेटिक में भी चेंज है। तो इसको अलग से स्टार मार्क कर लो या इसको नोट अलग से लिख लो, ठीक है ना? In case of satellite motion, we always deal with total energy, not only with the potential energy. ठीक है, आगे बढ़े। राइट, मान लो escape velocity. What is the escape velocity? √2 times orbital velocity. Of orbital velocity. मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी गिवन आर वेज इनफाइनाइट वेलोसिटी To escape from the Gravitational pull of किसी planet. तो हम लोग को सरफेस से निकालना है। मान लो सरफेस पर हो, सरफेस पे escape velocity कितनी आती है? मतलब एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। यस सर सिर्फ पहुंचे तो ये आया, राइट? तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आई? √2 GM by बाय कैपिटल आर
ये 2gr, राइट? यस अगर मैं इसी को किसी एंगल थीटा से फेंकूं, थीटा का मतलब क्या है? ऐसे। एंगल व्हाट विल बी द न्यू एस्केप वेलोसिटी? सेम रहेगी। सेम ही सेम रहेगी सर। रहेगी, सेम रहेगी। एस्केप वेलोसिटी एनर्जी पे डिपेंड करती है, ना कि एंगल पे। एंगल वहीं पे अगर मैं किसी भी हाइट पे चला जाऊं, यहां से पूछो व्हाट इज द माय एस्केप वेलोसिटी, किसी डायरेक्शन में फेंक दो, लेकिन क्या बस स्मॉल की जगह क्या लिखा जाएगा? r प्लस h लिखा। कैपिटल आर की जगह क्या लिखा जाएगा? स्मॉल आर लिखा जाएगा बस। यस सर। स्मॉल आर लिखा जाएगा ना एनर्जी की टर्म में। तो एस्केप वेलोसिटी विल बिकम 2gm बाय, तो चाहो तो एस्केप को इस फॉर्मूले से याद रखो। सरफेस से पूछा है तो ये लग जाएगा, सरफेस के बाहर किसी और पॉइंट से पूछा तो ये लग जाएगा। सही है। तो मैं केपलर की, है ना, केपलर लॉज की बात करूं तो फर्स्ट लॉ क्या था केपलर का? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहला तो ये था कि आपको जो पता था वो क्या है? इलेक्ट्रिकल मोशन। एलिप्टिकल होगा। नो एलिप्टिकल है। कोई सन अपना फोकस हो जाएगा। सन हमेशा क्या होगा? उसके वन ऑफ द फोकस पे। फोकस पे लाई फोकस। कर। दूसरा क्या है? एरिया एरिया जो स्वेप्ट dA by dt कांस्टेंट रहता है। यस सर, dA by dt कांस्टेंट। यस डी बाई डी कांस्टेंट रहता है। तो मतलब कुछ टाइम में यहाँ से यहाँ गए, फिर ये वाला एरिया, ये टाइम t1 है, so ये टाइम t2 और ये टाइम t3 है। so if I say आप इक्वल टाइम में स्टडी कर रहे हो तो a1 a2 a3। अब जब आप मान लो यहाँ पर देखो r ज्यादा है तो आप इसको कम चलाओ ताकि ये लेंथ कम बने। यहाँ पर r कम है तो आपको इसको चलाना ज्यादा पड़ेगा ताकि आप इसका एरिया और इसके एरिया के बराबर कर पाओ। तो जब जैसे आप सन के पास जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे आपकी स्पीड कम होती जाएगी। ऐसे ही हो रहा है। यस सर। सर ये हम एंगुलर मोमेंटम से भी देख सकते हैं ना? हाँ, उसी का रिजल्ट है ये। यस सर। तो जब केपलर ने ये सब बताया था तब आपके पास आपकी मैकेनिक्स, आपकी जो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो डेवलप नहीं हुई थी। न्यूटन तो उसके बाद आया ना, आपने बाद में जाके डेरिवेशंस किए हैं सब चीजों की। उसने तो सब क्या किया, जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है उसको, उसका जो डेटा था उसको रिकॉर्ड करके उसने सब नोटिस किया और उसी को देख के फिर उसने ये रिजल्ट निकाला। तो ये है आपके पास। इसे क्या बोलते हैं कि अगर आप इक्वल टाइम इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हो, एरियल एरियल वेलोसिटी क्या है आपकी? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। गिवन बाय L L by by 2 By 2 2 m mass of planet। where M क्या? M is the mass of planet or sun? mass of planet। प्लान planet। planet वो है जिसके पास वेलोसिटी जो चल रहा है L by 2, where L क्या? L is the angular momentum about which point? About सन sun। के अबाउट। About sun, right? तो अगर मैं इस पॉइंट पे लगाऊं अपना एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा? mv1 मान लो दिस डिस्टेंस इज r1 और इस पॉइंट पे लगाऊं mv2 r2 v1 r1 equals to v2 r2। क्या मैं
1 और 2 पे एनर्जी भी अप्लाई कर सकता हूँ। Yes. कितनी एनर्जी है? हाफ m v1 स्क्वायर v1 square minus gm upon r1 और 2 पे कितनी एनर्जी है? half m v2 square minus एक तो ये देखो, जब आप R2 पर हो तो आप नियरेस्ट हो, तो आपकी स्पीड सबसे ज्यादा है, और R1 पे आप क्या हो? फारदेस्ट हो, तो आपकी स्पीड मिनिमम है। सर इनको कुछ टर्म भी दी जाती थी, वो बता दो, मेरे को भूल गई है। जो पास वाले पॉइंट है तो बोलते हैं parity पेरिहेलियन, और ये एपिलियन। थैंक यू सर। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ से मैं V1 और V2 R1 R2 है, मैं क्या कर सकता हूँ यार? मान लो R1 तो मुझे पता है, मान लो ये एलिप्स है, तो R1 तो क्या है? A प्लस ए, और R2 क्या है? A माइनस ए। नहीं, फोकस होता है, ये डिस्टेंस क्या होगी? तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी R1, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी? A प्लस ए हो जाएगी, और जो R2 है वो क्या हो जाएगी? A माइनस ए हो जाएगी। तो मान लो मुझे इसकी इसेंट्रिसिटी पता है, राइट? अच्छा, मैं या तो V1 को रिप्लेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ V2, या V2 को रिप्लेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ V1। मैं V1 V2 निकाल सकता हूँ। yes sir Yes, sir. एक बार आपके पास V1 V2 आ गया है, तो किसी को याद है ना कि V1, देखो V2 बड़ा है और V1 छोटा है। ये भाई, ये V1 छोटा है ना, तो 1 Yes, sir. one और ये वैल्यू बड़ी है, तो नहीं आना है। ये क्या है? 1 1 plus plus 1 e plus e upon 1 minus e. माइनस अगर सर्कल सर्कल होता तो e की वैल्यू क्या होती? 0 होती 0 होती तो बराबर हो है ना। तो ये ओवल इफेक्ट, तो आपके पास हर जगह वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम मिनिमम सब सेम ही है, gm बाय a। एक अब एक जगह लिखते r लिख देते, सर्कल है ना। ये एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? m v1 r लिख दो, या m v2 r2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, दोनों सेम ही है। gm अपॉन है r1 कितना है? सही है, इसको अंदर ले जाओ। ये बना a स्क्वायर, ये क्या बना? अंदर जाके 1 प्लस e का स्क्वायर, 1 प्लस e का स्क्वायर से ये 1 प्लस e करेगा, क्या बचा? 1 प्लस e इंटू 1 माइनस e, क्या बचा? 1 माइनस। e square. अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये क्या होता है? b स्क्वायर होता है। एलिप्स की प्रॉपर्टी, इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होता है यार? ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट कितना था? a था, ये b था, ये कितना रिलेशन कितनी होती है? ये होती है क्या भाई? ये दो आपके फोकस हैं यार। एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती yes है कि किसी पॉइंट का दोनों फोकस जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 2a के बराबर होता है। 2a के बराबर Yes, sir. ये सर अगर ये सिमेट्रिक पॉइंट है तो ये a हो गया, ये b है, ये डिस्टेंस क्या होती है? कोऑर्डिनेट्स तो आपके a, 0 और माइनस a, 0, इतना तो याद होगा हमें। yes sir ये तो Yes, sir. कॉम्प्लिकेट नहीं लिखता, आसानी से लिख देता हूँ भाई। जो a स्क्वायर किसके बराबर है? b square plus a B square. तो अगर मैं a स्क्वायर यहाँ ले जाऊँ तो क्या बना? a स्क्वायर इंटू 1 minus under root of e square.
This whole quantity is written as b. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक एलिप्टिकल पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये है। टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? अभी बताओ L बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे फिर उससे 2 पाई बाय। आपके एल स्पीड क्या थी? L बाय 2 है ना? तो m को नीचे ले जाओ और 2 से भी डिवाइड कर दो, क्या बन गया ये? b बाय 2 gm बाय, सही है। मुझे पूरे ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या बोल सकता हूँ? टोटल एरिया अपॉन एरियल स्पीड। यस कितना एरिया कवर करना और कितनी स्पीड से कवर करना है, राइट? टोटल एरिया कितना है एलिप्स का? पाई ए बी पाई ए बाय बी। ए बी। और ये क्या है? एल बी बाय 2 बी से बी के क्या है? ये ए है और नीचे रूट ए है, ऊपर बन गया कितना? ए 3 बाय। दिस इज द योर जनरल डेरिवेशन और कैप्लस थर्ड लॉ। And once again t is proportional to AQ A cube. सर्कल है तो वो फिर r बन जाएगा। आगे बढ़ूं क्या? नोट करना किसी को तो कर लो यार, या है नोट्स में? Excuse me, sir. हम्म Escape velocity में चीज पूछनी है। थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो? पूछो। सर ये जो नीचे वाला डायग्राम है, इसमें अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जो इस पॉइंट से पास कर रही है जिस पे v है। इस पॉइंट पे इस लाइन की बात कर रहे हो? एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो वेलोसिटी के। मान लो ये वेलोसिटी मैंने ऐसे दी, आप इस लाइन की बात कर रहे हो? ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए ना? वेलोसिटी आप किसी भी डायरेक्शन में दे दो। अगर बिल्कुल ऑपोजिट में डाल देंगे वेलोसिटी तो वो तो ऑब्वियस है ना कि वो नीचे यहाँ फेंक दोगे फिर तो उससे जाके टकराएगा। तो फिर एक बाउंड्री होगी ना जिसके मतलब जिसके और अंदर नहीं होनी चाहिए वेलोसिटी, तो वो बाउंड्री क्या होगी? अब कोई भी बनाओगे, ये क्या बनेगा? उसका फोकस बनेगा। अब उसको ऐसी स्पीड से फेंक सकते हो जैसे उसको ऐसे टच करते हुए निकल जाए, एंड दिस पाथ विल बी a parabolic path। अगर आपको ये डिस्टेंस, ये क्या बन गया? इस पैराबोला क्या बन गया? सरफेस क्या बन गई? पैराबोला का वर्टेक्स बन गया। तो ये इसको टच बस ग्रेज करते हुए इससे निकल जाएगा, कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, फॉलोइंग अ पैराबोलिक path। now if you want to calculate this, let us say this is theta, तो एक इक्वेशन किसकी बनेगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बन जाएगी। टोटल एनर्जी का सम क्या है? 0 है, सही? यस सर। अगर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई जब उसको टच करते ऐसे निकल रहा होगा ना वो। यस सर। ऐसे निकल रहा होगा।
तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, यहाँ की एनर्जी 0 है तो यहाँ की एनर्जी भी 0 होनी चाहिए, राइट, बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ का आपको पोटेंशियल पता है, -G(m1m2/R) को यूज करके आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो, यस और नो? यस, यस सर। टोटल एनर्जी सिंस मैंने इसको ऐसे फेंका हुआ है तो टोटल एनर्जी यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 है, तो यहाँ की ग्रेविटेशनल एनर्जी पता है तो यहाँ की मुझे करंट पता लग जाएगी। से दिस इज V1 एंड से दिस इज V2, so this is V1 and so this is V2। अगले मिनट में जब कंजर्वेशन लगाओगे तो V2 को तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? R से और इससे क्या हो जाएगा? V1 का जो कॉम्पोनेंट ले लेंगे। हाँ, तो जो V1 का जो cos थीटा है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि V1 का सेंटर उसी सेंटर से पास कर गया, R प्लस स्मॉल r कर दिया है ना। यस Now I know I have the information about V1, I have the information about V2, I have the information about R, कैपिटल R। तो क्या मुझे थीटा पता लग जाएगा कि मैं कितने एंगल से फेंकोगे, मैं जस्ट टच करते निकलूं, उससे अगर छोटे एंगल से फेंकोगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, दिस यहाँ से यहाँ तक का पाथ तो अभी भी पैराबोला, लेकिन वो सरफेस से टकरा जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। सर ये एंगल उससे ये बड़े एंगल पर होगा नहीं टकराने वाला? अब यार वो तो लॉजिकल नहीं है, तो सीधा नीचे फेंकेगा तो नीचे जाके टकराएगा ना भाई, तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ही फेंक देगा फिर जाएगा सरफेस की तरफ। तो जैसे से आप वर्टिकल से थोड़ा धीरे एंगल यहाँ से बढ़ा रहे हो, उसको हॉरिजॉन्टल बनाने का ट्राई कर रहे हो, वैसे वैसे आप की टेंडेंसी अर्थ से टकराने की कम होती जा रही है। एक पर्टिकुलर एंगल आएगा जहां पर आप जस्ट टच करोगे, उससे बड़ा एंगल कर दोगे, वर्टिकल से कह रहा हूँ, तो वो ऐसे जाएगा। ये आपको हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है, तो जैसे जैसे आप अपना एंगल वर्टिकल की तरफ बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी टेंडेंसी सरफेस को टकराने की बढ़ती जाएगी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। फिर देखो, मान लो आप पर प्लेनेट की क्या जो सैटेलाइट है उसकी ट्रेजेक्टरी पे आ रहे हो, मान लो आपने एक सैटेलाइट की ट्रेजेक्टरी बतानी है बेस्ड ऑन स्पीड। स्पीड का मतलब एक्चुअली क्या एनर्जी से ही है, क्योंकि अगर मैंने एक फिक्स r दूरी पर चला गया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो फिक्स हो गई, जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड चेंज करूंगा मेरी काइनेटिक चेंज होगी, तो मेरी टोटल एनर्जी भी चेंज करेगी। और टोटल एनर्जी आपको पता है, जब भी आपकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है पाथ क्या होगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड? Bounded. बाउंडेड पाथ इज ईदर सर्कल और इलिप्टिकल। और इफ माय टोटल एनर्जी इज 0 और पॉजिटिव, पाथ विल बी पैराबोलिक अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब पाथ कैन बी पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन कि मैं जो भी ट्रेजेक्टरी लिखा रहा हूँ उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट केस क्या है, जब भी आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू योर रेडियस वेक्टर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू योर रेडियस वेक्टर। तो अगर आपने जो मेरे को वेलोसिटी दी है वो एग्जैक्टली ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर है, तो क्या आएगा, एग्जैक्टली सर्कुलर आएगा। तो होता क्या है कि आप या तो इतना इस हाइट का क्या करो, एक टावर बनाओ और अपने सैटेलाइट को रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर इतनी एग्जैक्ट वेलोसिटी से फेंक दो, ये पाथ क्या जाएगा, सर्कुलर। अब इतनी हाइट का तो आप एक्चुअली टावर कहाँ से बनाओगे, तो आप पहले रॉकेट के थ्रू क्या करते हो, उतनी हाइट पे जाते हो, फिर रॉकेट जब उस हाइट पे पहुंचता है फिर आपका रॉकेट क्या करता है, इसको लॉन्च करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर इस स्पीड से, इस पर्टिकुलर स्पीड से फेंकेगा तो ये सर्कल में घूमता रहेगा। तो मान लो अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो क्या होगा,
इलिप्टिकल पाथ बनेगा, अर्थ तो क्या होगी, इस पूरे जितने भी आप केसेस ले लोगे, अर्थ हमेशा क्या होती है उस ट्रेजेक्टरी का, फोकस। चाहे वो एलिप्स का फोकस है, चाहे वो पैराबोला का फोकस है, चाहे वो हाइपरबोला का फोकस है, ये ऐसे जाएगा। ऐसे इमेजिन करो कि अगर अर्थ एक पॉइंट मास होती, अगर अर्थ आपकी अगर पॉइंट मास होती, तो ये पार्टिकल अभी भी क्या करता रहता है, अर्थ जाता फिर इलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, अर्थ पॉइंट मास नहीं है, अर्थ का अपना एक फाइनाइट साइज है, तो इसको पता नहीं है कि भैया ये अर्थ से आगे टकराना है, ये तो अपने इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करने के लिए निकल पड़ा था, बीच में अर्थ की सरफेस आगे टकरा गया। तो दोस्तों आपको कोई बोले कि आपको एक फाइनाइट हाइट से, अच्छी खासी हाइट से एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और वो अर्थ में फॉलो बैक कर जाता है, तो कौन सा पाथ लेता है, एलिप्टिकल पाथ। वो पैराबोलिक पाथ लेता है, हमें लगता है प्रोजेक्टाइल कर रहा है। प्रोजेक्टाइल के देखो प्रोजेक्टाइल में क्या ना खास बात क्या थी, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मानी थी, यूनिफॉर्म। तो वो जो मोशन हो रहा था वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा था, और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका ट्रेजेक्टरी क्या आता है, पैराबोला आता है। तो जब आप बिल्डिंग से फेंकते हो तो बिल्डिंग की तो कोई हाइट ही नहीं है, तो उस दौरान क्या मान सकते हो, जी कांस्टेंट। मान लेते। बट अगर आप अच्छी खासी हाइट से है ना फेंकोगे पार्टिकल को, तो एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी करते हुए आएगा। अच्छा, अगर आप क्या करते हो, अगर आपकी स्पीड जो है ऑर्बिटल से ज्यादा है बट एस्केप से कम उस पॉइंट से, तब भी क्या आएगा, इलिप्टिकल। एलिप्टिकल। तभी एलिप्स आएगा। फर्क इतना है कि अब ये जो एलिप्स बनेगा वो एलिप्स नियरेस्ट फोकस पर फोकस। अब अगेन एलिप्स बनेगा। इस केस में जो अर्थ बनेगी वो क्या बनेगा, नियर वाला फोकस बन जाएगा। फोकस, यस सर। अगर वी आपका एग्जैक्टली एस्केप के बराबर है, पैराबोला करते हुए निकल जाएगा, ज्यादा है, इससे ज्यादा तो क्या बनेगा, सर जो ओरिजिनल में सैटेलाइट्स होती हैं सर, उनमें मतलब वो तो एग्जैक्ट तो देनी पॉसिबल ही नहीं हो पाती ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो सर किस रेंज में वो भाई दूसरे एलिप्स वाली रेंज में दे देते हैं? एब्सोल्युटली आई हैव नो आइडिया, क्योंकि वहां पर क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना पड़ता है। जब आप जाते हो तो पहली बात तो आपसे बोलते हो अर्थ से एस्केप वेलोसिटी कितनी है, आप बोलते तो 11.2 है, वो आपने कब निकाली है, अज्यूमिंग जीरो एयर रेजिस्टेंस। तो जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो साइंटिस्ट करते होंगे ना यार। यस सर। हालांकि आप उस जिस साइड पे आपको, आप सैटेलाइट को किस साइड पे आपको है ना सेटअप करना है वो मैटर करेगा। अर्थ के क्लोज मैटर करना है, तो ऑब्वियसली क्या है आपके पास एयर रेजिस्ट, आपके पास जो है एयर ड्रैग ज्यादा रहेगा, वहां पे घूम, जितना आप अर्थ की जब ज्यादा दूर जाते जाओगे उतना आपका एयर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। कम हो जाएगा। एक अच्छा सेट पे आ जाए तो क्या है, एयर आपकी ऑलमोस्ट बहुत ही लाइट हो गई है, मैटर करेगा आप कितने हाइट पर हो यार। अब देखो ये जो दो मैंने ट्रेजेक्टरी बनाई, आप ट्रेजेक्टरी को सब देखकर डायग्राम देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा पैराबोला और कौन सा हाइपरबोला, अनलेस एंटिल आपको इन दोनों की इक्वेशन ना पता हो। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने मेहनत करके आपने ये ट्रेजेक्टरी निकाली। जब ट्रेजेक्टरी निकाली तो ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन आई वो कॉनिक सेक्शन वाली इक्वेशन आ गई, और जब उसको कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन से कंपेयर किया गया तो एक्चुअली जो इसेंट्रिसिटी आती है 1 प्लस सम कांस्टेंट इनटू ई जैसी एक टर्म बनती है उसके अंदर। ठीक है, उन लोगों ने मेहनत की हुई है, इक्वेशन निकाली है, जब इक्वेशन कंपेयर किया गया तो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन आई। ऑलराइट, उसको इसेंट्रिसिटी से उसमें देखा गया, जब कंपैरिजन किया तो इसेंट्रिसिटी देखी ये आई। अब लॉजिकली सोचो
जब भी आपकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है तो टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव। यस सर, तो एसेंट्रिसिटी 1 से कम आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। Yes, sir. तो किसकी एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है? एलिप्स। Ellipse. तब फिर टोटल एनर्जी 0 है, एस्केप के हाँ। बराबर टोटल एनर्जी 0 है, तो एसेंट्रिसिटी होगी 1। पाथ क्या बन गया? पैराबोलिक। Parabola. पैराबोला। और अगर ई पॉजिटिव है तो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, पाथ क्या हो गया? हाइपर। Parabola. इन दो केसेस में पैराबोला हाइपरबोला में अर्थ तो हमेशा क्या है? पैराबोला हाइपरबोला का फोकस है, और ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है? वर्टेक्स है पैराबोला का। ओबेली किसी भी पैराबोला में कोई भी चीज अगर पैराबोला में से जा रही है और मुझे पता है कि मैंने वेलोसिटी वेक्टर जो है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये फोकस हो गया ना मेरा, यस सर। तो दिस हैज टू बी ओनली वन पॉइंट ना बात है, जहाँ आपकी वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट जो बताने वाला हूँ, तो आपको सर्कल में घूमने के लिए कितनी चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, और ऑर्बिटल वेलोसिटी मेरे पास कितनी थी? Root gm by r. तो इवन इफ सपोज मतलब मैं अर्थ को ऐसे पॉइंट मास की तरफ दिखा रहा हूँ, ये मेरा रेडियस वेक्टर है, तो अगर मैं इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंकूंगा फिर तो ये डेफिनेटली क्या करेगा? Circular motion. पाथ में जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं इसको सेम वेलोसिटी से फेंक भी दूं, बट अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं फेंका है, Ellipse. दिया मैंने, वेलोसिटी यही है। अब लॉजिकली समझ में आना कि यार सर्कल में तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, इसमें है ही नहीं, तो सर्कल में नहीं जाएगा। एक बात बताओ, जैसे तो इस अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से वो क्या होगा? सीधा जाएगा या थोड़ा इस तरह से बेंड करेगा? एंड कर और ये गाइस है ना, देखो तो ये है क्या, तो ऐसे जाएगा वो। तो जब इसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे इसके रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो उसके बाद क्या होगा? अब समझ आया आपको एलिप्स में क्या होता है? उल्टा सोच लेना कि वेलोसिटी जब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे, अब उसकी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो ये क्या बन गया आपका? आधा एलिप्स, और वैसे इसका सिमेट्री क्रिएट कर देना। सर्कल में घुमाने के लिए आपको बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, और दूसरा इतनी स्पीड दो। तो अगर आपने इसी पॉइंट में जाके परपेंडिकुलर तो रखा लेकिन स्पीड इससे कम रखी है, इससे ज्यादा रखी, तो क्या होगा? छोटा वाला एलिप्स होगा, या फिर इससे बड़े वाला बड़ा एलिप्स होगा। और यहाँ पहुंच गए, स्पीड भी दे दी लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं रखा, तब भी क्या बन जाएगा? एक एलिप्स बन जाएगा। कुछ तो बनना ही है, क्योंकि यार ये जो स्पीड है, इस स्पीड ये क्या है? एस्केप से तो कम ही होती है। एस्केप से का मतलब टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव, और टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब भैया मेरा पाथ तो क्या होगा? बाउंडेड पाथ ही बनने वाला है। क्लियर है? सही। और मान लो आपके पास अर्थ की सरफेस है,
और इफ आई एज्यूम कि जो मेरी जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, मान लो मैंने इसको फेंका थीटा एंगल पे, तो ट्रैजेक्टरी कैसे होनी चाहिए? मैंने बनाई हुई देखो, यहाँ बनाई हुई देखो, दिख रही है ये? आपने एक्सपेक्ट किया था कि सीधा जाएगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? ऑब्वियसली सीधा तो क्यों जाएगा? ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा? बेंड करेगा। यस सर। कभी ना कभी जाके इसकी वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। जैसे आपने ऊपर बनाया वैसे आप क्या बनाओगे? नीचे बनाओगे। ऐसा एक एलिप्स बनना चाहिए था क्या? और ये जरूरी नहीं कि एकदम वर्टिकल लाइन से टकरा रहा है, मैं तो वैसे सिंपली एक एलिप्स बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस एलिप्स का अपना ये क्या बनेगी? मेजर एक्सिस। हालांकि जो मैंने ये डैश करके बनाया वो पाथ कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो सरफेस के अंदर है। अर्थ को आप एकदम भूत की तरह मान लो ना, गोस्ट वाली अर्थ है कि अर्थ के अंदर से ये निकल सकता है तो पॉसिबल है। तो ये जो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आती है बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ, एक तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। भैया मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना? तो क्या करते आप, मैं एक R1 निकाल लेता, R2 निकाल लेता, तो मान लेता कि भैया इसकी सेंटर से जो दूरी है मान लो क्या है, किसी जब ये मैक्सिमम या मिनिमम पे है, ये दूरी क्या है? R है। आर। तो R पे मैं एक तो एनर्जी की क्वेश्चन लिखता, है ना? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू यहाँ की इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यस यस सर। यहाँ का एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू यहाँ का एंगुलर मोमेंटम। यस सर। तो भैया दो सिचुएशन आती है जिसमें वेलोसिटी R के परपेंडिकुलर, एक तो ये और एक ये। तो R के इक्वालिटी की R बनती, R के दो रूट्स आते हैं और मैं दोनों रूट्स का सम ऑफ द रूट्स ले लूं तो क्या मिल जाएगी? सेमी मेजर एक्सिस का। हाँ सेवन नहीं, मेजर एक्सिस ओ R1 सॉरी मेजर। प्लस R2 दोनों मिला के अपने आप ही क्या है, ये आता है आपके पास। जब आप समझो रूट्स करते हो उसमें ना cos थीटा की टर्म आती नहीं है, cos या sin जो भी टर्म थीटा की टर्म आती नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भैया आप अर्थ की सरफेस से कितनी भी किसी भी एंगल फेंक दो, एज लॉन्ग एज योर स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड इज सेम इन एवरी केस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ से सेमी मेजर एक्सिस, इसको 2 से काट दो, इसको 2 से यहाँ काट दोगे सेमी बन जाएगा ना? तो बेसिकली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ projection. It will be same in each case if given that कि in each case speed of projection is same. Angle of projection कुछ भी क्या फर्क पड़ता है? Alright. चलिए खत्म करेंगे यहाँ पर। अगला सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, thank you so much.